सुनिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ना जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के नाक में दम कर देना है। बता दे रहा हूँ आपको, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने गोंडवाना क्रम के नाक में दम किया था। उस टॉपिक को पूरा निचोड़ हम लोग कर चुके हैं, पूरे टॉपिक को समझ चुके हैं। उससे जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे थे सभी बन जा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, बट कॉल डायरेक्ट कर देते हो। नंबर देने का ये तो फ़ायदा है कि डायरेक्ट आप लोग बता रहे हो ऐसे कि सर ऑब्जेक्टिव तो उस चैप्टर से पूरी फाइनल ही हो गया। मतलब गोंडवाना क्रम से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सभी फाइनल हो गए, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे, सभी का ये कहना है। लेकिन मेरा जो फर्ज है क्वेश्चन आंसर भी करवाना, तो मैं उसको भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अवेयर ये रहना है कि आपको जितना भी लेक्चर अभी बीच में करवाया जा रहा है सभी गोल्डन कॉइन के जैसा है। सभी को आप देखो, अभी का टाइम गोल्डन कॉइन है, टॉपिक गोल्डन कॉइन है, लेक्चर गोल्डन कॉइन है, हर एक बात गोल्डन कॉइन है। आगे समझ में। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बहस करने वाले हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप समझ रहे हो, दक्कन का पठार। कल के गोंडवाना क्रम वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स स्ट्रेटिग्राफी को नहीं पढ़े हैं और वो डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब भास्ट लगेगा, थोड़ा सा ना मुश्किल लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर गोंडवाना क्रम को समझ लीजिए। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे। इस लेक्चर के देखने के बाद लास्ट में आपको उसको हम एडिटिंग में लगा देंगे। इसके अलावे एक और चीज़ का आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बिंदन समूह मतलब कडप्पा समूह, स्ट्रेटिग्राफी, ये सभी चीज़ों का वीडियो हमारा बना हुआ है, अब देख लो। लेकिन थोड़ा सा इंक्लूड हम इसमें करना चाहते हैं। आश्रित सेल विज्ञान हिंदी हो गया, उसका इंग्लिश स्ट्रेटिग्राफी हो गया। ये एक अहम भूमिका निभाता है क्लास 12th जियोलॉजी में। और ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, इतना नया नया वर्ड आता है कि लोगों को कन्फ्यूज़न ही रहता है हमेशा कि भाई ये वर्ड आया कहाँ से, इसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ। तो उसी चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए स्ट्रेटिग्राफी में ना मेनली हम लोग भौमिकीय अतीत पढ़ते हैं, यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री का स्टडी हम लोग स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत करते हैं। कि मान लीजिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है यानी कि भूपर पट्टी है, उस भूपर पट्टी के निर्माण में पृथ्वी बहुत सारे लेयर्स में वो लेयर्स बने कैसे, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जो है स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। कल हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा था वो आर्कियन ग्रुप था, नंबर 2 में विंध्यन था, कडप्पा था, है ना, इधर आके गोंडवाना था, अभी आगे चल के बहुत सारा चीज़ है, वो सब के बारे में कल के वीडियो में हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में गोंडवाना क्रम के जस्ट बाद एक टॉपिक आता है मेरा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, ठीक है। गोंडवाना के बारे में कुछ नहीं बहस करना चाहते हैं, उसमें वो वीडियो देख लीजिए, लेक्चर ही काफ़ी है। लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि हाँ आज के वीडियो में गोंडवाना क्रम है, चलो बाद में देख लेंगे इसको। लेकिन उसमें इतना हम करवा चुके हैं कि उसमें साफ लिख दिए हैं पोस्टर में भी, आपको ना रटना है ना लिखना है, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है इस वीडियो को भी, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर देखो शांत माहौल में, ठीक है। लेकिन भाई एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप में लगभग 400-500 स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल वाले स्टूडेंट्स हैं। अब होता यह है कि हम उन लोगों के पास ब्रॉडकास्ट के द्वारा लिंक तो शेयर कर देते हैं। अब कल क्लास खत्म होने के बाद हमने पूछा कि आप लोगों में से कौन कौन देखा हो, तो ज़्यादा नहीं 100 लोगों का मेरा ब्रॉडकास्ट है। किसी ने नहीं बताया कि मैंने देखा, सब लोग बता रहे हैं कि मैंने नहीं देखा। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा किसने देखा। तो यूट्यूब में जाकर सर्च किए तो पता चला कि सर्च के दौरान वो आया, सर्च के दौरान सभी ऑडियंस आ रहे थे। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन मतलब कि जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, आप लोग ये मत समझो कि चलो ना अमित सर जिंदाबाद हैं, एग्ज़ाम आएगा सब कुछ हम करवा देंगे, ठीक है। ऐसा गलत फहमी है। अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करते हो तो भाई दिक्कत होगी आपको। हम बताएं कि सब कुछ मैनेज करो इसको। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, दक्कन ट्रैप को। आगे समझ में चलिए। ट्रैप मतलब जानते हैं क्या होता है? दक्कन अभी नहीं बताएंगे। दक्कन एक नाम है। दक्कन क्या है? एक नाम है। दक्कन का स्पेलिंग जानोगे तो हैरान रह जाओगे। DUCCON होता है दक्कन, ऐसे दक्कन, ठीक है। दक्कन और ट्रैप का तो ट्रैप ही होता है, TRAP, दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब दक्कन ट्रैप का मीनिंग सबसे पहले आप समझो। दक्कन तो नाम है, इसका कहीं पे वर्ड मीनिंग नहीं मिलेगा, कोई डिक्शनरी में जाकर सर्च मत करने लगना इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। ट्रैप मतलब होता क्या है? ट्रैप मतलब मैंने साफ वर्ड में लिख दिया है। जैसे एक होता है ना, ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो ये ट्रैप हो गया। मतलब कि सीढ़ीदार संरचना रहेगा, बस सीढ़ी याद रखना छत पे, ऐसे 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 नहीं चढ़ते हैं, ऐसे, ये सीढ़ीदार संरचना। सीढ़ीदार संरचना जैसा कोई परत है
सीढ़ीदार संरचना जैसा कोई स्ट्रक्चर है भूपर्पट्टी के निर्माण में, जो ऊपर का जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पट्टी के निर्माण में कहीं कहीं पे ऐसा जगह है जो सीढ़ीदार संरचना जैसा परत बनाया हुआ है। वो सीढ़ीदार संरचना में मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अभी ना आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देखें, कल के गोंडवाना क्रम में मैंने बताया कि जो घाटी होता है ना, द्रोणी, जो नदी वदी हो गया उसके बीच का जो द्रोणी यानी कि जो खाली जगह है उसके बीच में वो सभी सेल पाए जाते हैं और वे सभी अवसादी सेल होते हैं। गोंडवाना क्रम के मोस्टली जो सेल होते हैं ना वो होते हैं क्या चीज़, अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है, ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ीदार संरचना, सीढ़ीदार ऐसे। तो सीढ़ीदार जो है, सीढ़ीदार आपको ये तो रटना ही है, इसको याद करना है, ठीक है ना। वीडियो देख लीजिए, टोटल हम समझा देंगे, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी हम पूछ देंगे, टोटल इतना ही है। ट्रैप मीन्स क्या हो गया, सीढ़ीदार संरचना। ट्रैप मीन्स सीढ़ीदार संरचना। पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कैसे भी करके पूछ देता है, इसीलिए कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। ट्रैप मीन्स क्या होता है, सीढ़ीदार संरचना। इसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का ओरिजिन हुआ कैसे, मेन तो यही है ना। जैसे गोंडवाना क्रम के मैंने बताया था कि जो कार्बोनिफेरस था इसके मध्य में और जो जुरासिक काल था उसके अंत तक में जो भी निक्षेपण उक्षेपण हुआ द्रोणी बेसिन में, उसी में गोंडवाना क्रम के सेलों का निर्माण हो गया। आगे समझ में। तो सेम ऐसे भी यहाँ पर है कि उसका तो गोंडवाना क्रम का निर्माण तो वैसे हो गया था, बट यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ उसको समझो। तो क्रिटेशियस काल एक काल है। अब क्रिटेशियस में आपको ये समझ में आएगा, जैसे कार्बोनिफेरस ये क्या था, ड्यूरेशन था ना, जियोलॉजिकल ड्यूरेशन, मतलब भूवैज्ञानिक कोई अवधि था। सेम उसी प्रकार से क्रिटेशियस काल भी एक जियोलॉजिकल ड्यूरेशन है। काल मतलब समय होता ही है, जान ही रहे हो। तो वो जो काल था वो एक ड्यूरेशन था, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ों का निक्षेपण हुआ, अपर्दन हुआ, कटा हुआ, सब चीज़। तो वैसे ही क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण, भूगर्भिक यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो हलचल होते थे ना, पहले हम बताया था कि पहले के समय में एटमॉस्फेयर नहीं था, कुछ नहीं था, सूर्य का टेम्परेचर था, धरती का निर्माण ही हो रहा था। मैं तो बता रहा, धरती का निर्माण ही हो रहा था। उस समय किसी जीव का अस्तित्व भी नहीं था। आगे समझ में, किसी भी जीव का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जीव हुआ भी करते थे, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते थे, मानव का अस्तित्व नहीं था, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो भू हलचल केवल हुआ करता था, मतलब पृथ्वी का उत्पत्ति ही हो रहा था अच्छे से। तो उस समय ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ करते थे। आगे समझ में, ज्वालामुखी आता था, भूकंप आता था, मतलब पूरा पृथ्वी बढ़िया से अभी जो है पूरा मैनेजमेंट हो चुका है, ऐसा मैनेजमेंट नहीं हुआ था, तो सब हलचल होता ही रहता था, ठीक है। तो वही क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखीय क्रियाओं से क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ, कि इनका दक्कन ट्रैप का। आगे समझ में, बहुत इजी है, गोंडवाना से ये तो और इजी है। क्या है, क्रिटेशियस कोई ड्यूरेशन है, याद रखना, क्रिटेशियस कोई ड्यूरेशन है, जियोलॉजिकल ड्यूरेशन, इस बीच में चेंजिंग वाला वो प्रोसेस था। और आप ये भी नहीं याद कर पा रहे हो तो इतना याद रखो, क्रिटेशियस जो काल था ना, भूगर्भ में जब हलचल हो रहा था, यानी कि धरती का निर्माण ही हो रहा था, उस समय के काल को हम लोग क्रिटेशियस बोलते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा ज्वालामुखीय विस्फोट, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखीय विस्फोट यानी कि मैग्मा का और उसके साथ साथ लावा का, मैग्मा का और लावा का धरती पे प्रकट होना ज्वालामुखी कहलाता है। दो प्रकार से ज्वालामुखी प्रकट होते हैं, दो प्रकार से ज्वालामुखी प्रकट होते हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ज्वालामुखी में मैग्मा तथा लावा धरती पे प्रकट होते हैं और दो प्रकार से प्रकट होता है। पहला दरारी उद्गार, बताए थे ना ज्वालामुखी चैप्टर में क्लास 11th में ही, दरारी उद्गार। क्या है दरारी उद्गार? एक आता है विस्फोटक उद्गार, कि एक जो मैग्मा लावा निकलने का जो प्रोसेस है, दरार यानी कि जहाँ पे धरती का क्रस्ट जो है कमजोर है वहाँ पे दरारी उद्गार हो जाता है, और कहीं पे अगर मजबूत है तो वहाँ पे ब्लास्ट यानी कि विस्फोट, भूकंप, बहुत तबाही आता है इसके अंतर्गत। तो यही जो है इनका निर्माण होता है कि इनका दक्कन ट्रैप का, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वैसे करते करते ना सीढ़ीनुमा संरचना बन गया, इसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब ये बना है, दक्कन तो नाम ही है, ट्रैप मतलब बता ही दिए, सीढ़ीदार संरचना है। अब जो देखिए दक्कन का पठार आप लोगों के मायने में कहता होगा, दक्कन का पठार भी है एक, है ना, दक्कन का पठार। ये देखिए, कोई हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पठार इसी राज्य में है, आगे समझ में। तो दक्कन का पठार जो है अभी के समय में जो ज्यादातर शिखर, मतलब ज्यादातर अगर ऊंचा है, मतलब मेनली जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, है ना, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी में दक्कन के पठार मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावे और कहाँ पे है? अरब सागर, यहाँ पे मैप है मेरे पास, अरब सागर, ठीक है, पश्चिम साइड में, और पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी। तो उसके बीच वाले जितने भी राज्य आ जाते हैं, जैसे भारत का नक्शा कुछ है ना इस प्रकार से, नक्शा है ना, नीचे पतला है,
यानी कि तमिलनाडु चेन्नई तरफ इधर क्या है, नीचा है थोड़ा सा, तो उस साइड में दक्कन पठार का प्रकोप है बहुत ज़्यादा। ध्यान दो, यहाँ पे लिखे हम दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मेनली है और महाराष्ट्र के आसपास के सभी राज्यों में है। और अगर पानी की बात करें तो अरब सागर गुजरात के पास है ना, गुजरात महाराष्ट्र तरफ आता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के स्थल के पास है, स्थल मंडल पे, मतलब कि भारत में। नदिया में थोड़े ना रहेगा दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये दक्कन का पठार है। अब देखिए लावा, इसमें हुआ ये था कि दक्कन पठार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ताकि थ्योरी हम जल्दी कंप्लीट करें और आगे चल के रिवीजन करें फटाक से। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लावा में सल्फर की अधिकता थी। किस चीज़ की अधिकता थी? सल्फर की। लावा में उस समय क्रिटेशियस काल में किस चीज़ की अधिकता थी? लावा में ज़्यादा सल्फर की मात्रा की अधिकता थी। और अभी भी लावा जितने भी होते हैं वो होते हैं, लेकिन लावा को हम लोग स्टडी तो नहीं कर सकते उस समय। लेकिन उस समय की हम बोले थे कल के वीडियो में भी कि देखिए, कोई हिस्ट्री जब कोई घटना जब बीत जाती है ना, तो उसके बाद में फ्यूचर में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ का स्टडी करते हैं कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है दक्कन का पठार महाराष्ट्र आसपास, अरब सागर बंगाल की खाड़ी के बीच में है। और लावा में किस चीज़ की अधिकता है? सल्फर की अधिकता थी। अब देखिए, जिस लावा में सल्फर की अधिकता है, सल्फर की अधिकता अगर किसी चीज़ में होती है तो उसका टुकड़ा होना बहुत आसान हो जाता है। टुकड़ा होना बहुत आसान हो जाता है। जब सल्फर की अधिकता थी लावा में, तब जाकर इनका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होना शुरू हो गया। मतलब उस लावा का, मान लीजिए लावा अगर ठंडा हुआ, लावा तो ठंडा ही होता है। लावा पहले है क्या समझ लीजिए, मैग्मा गर्म आग है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैग्मा जब ठंडा हुआ तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी कि लावा का रूप ले लेता है। और वो लावा में सल्फर की अधिकता थी। उस लावा में किस चीज़ की अधिकता थी? सल्फर की अधिकता थी। देखिएगा, इसके दक्कन के पठार में क्या थी, डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसमें मैग्मा लावा दोनों बाहर निकले। तो गर्म चीज को हम लावा मैग्मा बोल देते हैं। इसका येलो रेड कलर का कलर होता है। अगर वो ठंडा हुआ तो उसको लावा बोल दिए। और लावा अगर ठंडा हो गया तो पत्थर हो गया ना। तो पत्थर में सल्फर की मात्रा ज़्यादा थी, और जिस पत्थर में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है या कोई पदार्थ में, वो बहुत आसानी से टूट सकता है, ठीक है। तो वही सल्फर की मात्रा लावा में अधिक होने के कारण वे टूटने लगे और उनमें क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलन का प्रोसेस होना शुरू हो गया। क्रिस्टलन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है रवाकरण। क्या होता है? रवाकरण। और रवाकरण का मतलब होता है छोटे छोटे दानों में बन जाना, ठीक है, दाना बनना, छोटा छोटा टुकड़ा बनना। आगे समझ में? तो वही लावा में सल्फर की अधिकता थी, क्रिस्टलीकरण हुआ और उनका रवाकरण हुआ, बहुत फास्ट हुआ, तेजी से हुआ। ऐसा नहीं, जहां पे सल्फर है तेजी से रवाकरण होने लगता है, क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट होने शुरू हो गया। आगे समझ में? अब देखिए, उस समय की जो लावा की जो मोटाई थी, बताइए, ये लावा ठंडा मैग्मा होता है, तो लावा की जो मोटाई थी ना, वो 50 मीटर मिनिमम थी। कितनी थी? 50 मीटर मिनिमम, और 3000 मीटर जो था मैक्सिमम था। क्या था? 3000 मीटर मैक्सिमम। सॉरी, सर्दी हो गया, मैनेज कीजिएगा। एडिटिंग हम नहीं कर रहे हैं वीडियो को, मतलब होता है ना आवाज़ को कट लगाना, यहाँ पे कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आगे से काटेंगे, पीछे से काटेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो लावा की जो दक्कन ट्रैप की जितने भी लावा थी, ये हम दक्कन पठार की बात नहीं कर रहे हैं। दक्कन पठार इतना ही था, दक्कन पठार केवल महाराष्ट्र है आसपास है इतना, ठीक है। तो उसी के नाम से दक्कन नाम दिया गया है, उसका आप नहीं लेकर चलोगे। तो देखिए, दक्कन की मोटाई कितनी थी? मिनिमम 50 मीटर, ज़्यादातर 3000 मीटर। कितना? 3000 मीटर। और क्षेत्रफल अगर बात करें, ठीक है ना, लावा की क्षेत्रफल, मतलब उस इलाके का लावा का क्षेत्रफल बात करें तो देखो कितना है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें हम केवल दक्कन के पठार की बात नहीं किए हैं, वो समय और उस स्थल के बारे में बात कर रहे हैं जिस समय लावा का रवाकरण हो रहा था तेजी से, और उस समय पूरा भू हलचल हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता था। वो इलाका, वो क्षेत्र कौन कौन सा है? अभी जस्ट आपको बता दिए थे, अभी महाराष्ट्र और उसके आसपास। तो महाराष्ट्र के आसपास है आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है। इधर झारखंड तरफ अभी नहीं आया है, उसी के आसपास। और इधर बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी तरफ आंध्र प्रदेश भी चला जाता है, तमिलनाडु, ये सब कुछ जाएंगे उधर, ठीक है। तो उसी के आसपास में ये सब चीज़ हो रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ना क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, नीचे अभी नहीं बढ़ते हैं। देखिए, ट्रैप का मीनिंग क्या होता है? अब आप चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई दो। ट्रैप का मतलब, ट्रैप मीनिंग क्या होता है? ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब, जल्दी जल्दी, ट्रैप का मतलब, ट्रैप मतलब मीनिंग ऑफ ट्रैक इज, यहाँ देखिए, सीढ़ीदार संरचना होता है। क्या होता है? सीढ़ीदार संरचना। निर्माण कब हुआ था? दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था?
क्रिटेशियस काल में हुए भू हलचल, क्रिटेशियस काल में हुए हलचल में जो भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता था, वही ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हुआ कि हमारा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी में किस चीज़ों का उद्गार होता है, क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में किस चीज़ों का उद्गार होता है, मतलब उद्गार मतलब बाहर निकलना, किन चीज़ बाहर निकलते हैं, सभी मिनरल्स निकलते हैं, लावा निकलते हैं और मैग्मा निकलते हैं। आगे समझ में। एक और आपदा जो ज्वालामुखी के साथ साथ आता है उसको कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप भी साथ साथ होने लगता है। दक्कन का पठार किस राज्य में मेनली अवस्थित है? बताइए, दक्कन का पठार किस राज्य में मेनली अवस्थित है? वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और उसके आसपास में है। ठीक है। अब बताइए, दक्कन का पठार किन दो सागरों के बीच में है? बंगाल के खाड़ी और अरब सागर के बीच का जो स्थल है उस साइड में दक्कन के पठार वाला मिट्टी उट्टी वो सब पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, लावा में सल्फर की अधिकता, लावा में सल्फर की अधिकता उस समय जब था, लावा में किस चीज की अधिकता थी? क्वेश्चन है, लावा में किस चीज की अधिकता थी? सल्फर की अधिकता थी। किस चीज की? सल्फर की अधिकता थी। जिस लावा में सल्फर की अधिकता है उनका क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता था? तेजी से होता था। कैसे होता था? तेजी से। सल्फर की अधिकता होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण और हिंदी में बोलते हैं रवाकरण। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई, दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई मिनिमम कितना थी? दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई मिनिमम 50 मीटर थी। कितना थी? 50 मीटर। और दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई मैक्सिमम कितना थी? 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। इसके बाद बताइए, दक्कन ट्रैप का टोटल क्षेत्रफल कितना है? दक्कन ट्रैप का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो दक्कन ट्रैप का टोटल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे देख सकते हो, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 3-4 राज्यों को मिलाकर ऐसा बनाया गया है, ऐसा नहीं कि केवल महाराष्ट्र का ही है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है उसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक है। देखिए, दक्कन ट्रैप का टोटल विस्तार, यानी कि कितने दूर तक दक्कन ट्रैप जो है फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप फैला हुआ है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, 3 राज्यों में ना सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप पाई जाती है। दक्कन ट्रैप का स्तर वो पाया जाता है। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, याद रखना। इसकी विशेषता, कल के जो गोंडवाना क्रम मैंने पढ़ाया, गोंडवाना क्रम की विशेषता थी कि वे अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते थे। लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि जितने भी दक्कन ट्रैप के जितने भी हमारे सेल होंगे वे A to Z इग्नियस रॉक होंगे। क्या होंगे? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हिंदी में हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। और आग्नेय सेल का अनदर नेम है क्या चीज? प्राथमिक चट्टान, यानी कि प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स किन चट्टान को कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स किन चट्टान को कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। किसको? आग्नेय चट्टान को। तो विशेषता क्या था कि ये आग्नेय सेल था, और आग्नेय सेल में जो इनका कलर था, यानी कि जो दक्कन ट्रैप में जितने भी सेल बने, जितने भी स्तर बना, उन सभी का कलर आपका ब्लैक कलर था। कौन सा कलर था? ब्लैक। तो ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर का पत्थर बना तो उनका रवाकरण तो हो गया। समझिए, ब्लैक कलर का पत्थर बना तो उनका क्या हुआ? रवाकरण हुआ। रवाकरण को बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। टुकड़ों में बटा तो यानी कि उन चट्टानों का अपक्ष है, यानी कि विदरिंग होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया वो चट्टान में, क्योंकि सल्फर की मात्रा ज्यादा थी। नहीं समझ में आया? फिर से, जब मैग्मा गर्म था तो वो लिक्विड फॉर्म में था, जब ये ठोस अवस्था में है तो वो लावा कहलाएगा, ठोस अवस्था में है तो वो चट्टान बन गया। चट्टान में सल्फर की मात्रा ज्यादा थी, सल्फर की मात्रा ज्यादा थी तो उनका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हिंदी में क्रिस्टलीकरण यानी कि रवाकरण हुआ। टुकड़े टुकड़े में वे बंटने लगे, तो टुकड़े टुकड़ों में चट्टानों का बंटना विदरिंग कहलाता है, मतलब कि अपक्षय कहलाता है। अपक्षय प्रोसेस हुआ तो लास्ट में अपक्षय इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वे मिट्टी में चेंज हो गए। किस चीज में चेंज हो गए? मिट्टी में। ऐसे भी आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी मिट्टी कैसे बनता है, कोई भी पत्थर से मिट्टी कैसे बनता है, वो उसको अभी हम लास्ट में थोड़ा सा खींचते हैं। ठीक है ना? इसको समझाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा हम खींच लेते हैं। ब्लैक सोयल याद रखिएगा अभी। ठीक है। देखिए, दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई, दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई, दक्कन ट्रैप कितना ऊंचा तक हो सकता है? हम लोग यहाँ पर तो बात कर लिए, इसका जो मोटाई था, दक्कन ट्रैप की मोटाई था 50 मीटर मिनिमम था, 3000 यानी कि 3 किलोमीटर जो था ज़्यादा था, मतलब मैक्सिमम था, और टोटल क्षेत्रफल कितना था? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई, मतलब ट्रैप मतलब समझो दक्कन का
ऐसा कोई शिखर सबसे ऊंचा हो, वो ऊंचाई था सबसे ज़्यादा मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी को ही मुंबई कहते हैं, याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दक्कन का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? वो। अब आप एक चीज़ समझो कि सर दक्कन ट्रैप और पठार में क्या अंतर है? ट्रैप मतलब होता है सीढ़ीदार संरचना, ये तो पता है ना। पठार मतलब हो गया पहाड़ जैसा, मतलब एक ऊंचा सा शिखर, ठीक है। अब समझो ध्यान से कि उस पहाड़ का यानी कि जो दक्कन ट्रैप है उसका भी ऊंचाई कुछ सीढ़ीदार ही है। सीढ़ीदार ऐसा नहीं कि इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, ऐसे नहीं, वो सीढ़ीदार ही है। मतलब कि ऐसा लगेगा ना कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। फोटो आप दक्कन ट्रैप गूगल करके देख लेना, क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल है। अगर हम कोई एडिटिंग में पिक्चर अपलोड करते हैं तो दिक्कत होता है। अभी समझ ही रहे हैं आप, 10 फरवरी तक ये अभी ज़बरदस्ती हम ठेल कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? मुंबई में है। अब समझिएगा दक्कन ट्रैप ऐसा है कैसे, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सीढ़ी जैसा है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, मेरा तो यहाँ से पश्चिम उस साइड में हो रहा है, उस साइड में, ठीक है, और इस साइड में पूर्व है, बट इसको लेकर नहीं चलना। अब समझो जहाँ पर भी आप हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो कहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं। जैसे पश्चिम से पूर्व, मान लो कि मेरा पश्चिम इस साइड में है, पश्चिम इस साइड में, और ये पूरब साइड है, ये पूरब साइड है, तो ऐसे घटते क्रम में है, ऐसे घटते क्रम में, यानी कि अवरोही प्रोसेस में, अवरोही क्रम में क्या होता है हमारा? दक्कन का पठार है, दक्कन का शिखर है, दक्कन का वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जगह है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में, घटते क्रम में, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसा। पश्चिम से पूर्व दक्कन का पठार किस दिशा की ओर सर्वाधिक ऊंचा है? पश्चिम की ओर। किस दिशा की ओर से किस दिशा की ओर घटती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखो एकदम पूरा, ठीक है। ऊपरी ट्रैप, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब जो था दक्कन ट्रैप को ना हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए, क्योंकि 3-4 जगहों पे पाया जा रहा था। कोई एक जगह पे तो था नहीं कि इसका हम लोग सिमिलर स्टडी कर लेंगे, ऐसा नहीं था, उसको हम लोग अनसिमिलर स्टडी करना पड़ेगा। तो दक्कन ट्रैप को हम लोग बांटते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। जो नंबर 1 है उसको हम लोग बोल देते हैं निचला ट्रैप। क्या बोलते हैं? निचला ट्रैप, यानी कि दक्कन का सबसे नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग ट्रैप, यानी कि सीढ़ीदार ही है, सब जगह ट्रैप ही लगेगा, क्योंकि सब जगह सीढ़ीदार संरचना है, ये तो इसकी खासियत है। फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोल देते हैं निचला ट्रैप, और सेकंड वाले को बोलते हैं मध्यवर्ती ट्रैप। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती ट्रैप। अरे बहुत इजी है जी। देखिए, गोंडवाना में 2 था ना, एक निचली गोंडवाना, एक ऊपरी गोंडवाना, 2 था। इसमें भी निचली ट्रैप, उसके बाद बीच वाला मध्यवर्ती ट्रैप, इसके बाद सबसे लास्ट में ऊपरी ट्रैप, ऐसे ही लिख दिया, निचला ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप, ऊपरी ट्रैप। अब आपको हम ना सबसे पहले जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये सबसे पहले हम निचला ट्रैप के बारे में बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। निचला ट्रैप का विस्तार जो है ना कहाँ पे? नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा नदी घाटी में इसका विस्तार है सबसे ज्यादा। निचला ट्रैप ज्यादा इसका ऊंचाई नहीं है, इसका ओनली 50 मीटर है, 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर इसका ऊंचाई है। किसका? निचला ट्रैप का। क्वेश्चन पूछेगा भाई, अभी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहना है ना पूरा। इसका जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स ही होंगे ना, क्योंकि छोटे छोटे कण बन चुका है, पहले ही रवाकरण इनका हो चुका है, क्रिस्टलीकरण, तो इनका जितने भी कण होंगे सभी सूक्ष्म कैटेगरी के होंगे, एकदम माइक्रो पार्टिकल्स इसके होते हैं। निचले ट्रैप वाले जितने भी दक्कन के हैं वे सभी क्या है? माइक्रो पार्टिकल्स हैं, यानी कि सूक्ष्म कण है। इसमें जीवाश्म के कण पाए जाते हैं, जीवाश्म के कण थोड़े थोड़े पाए जाएंगे। हालांकि इनका सभी सेल इग्नियस रॉक होता है, बट इनमें थोड़ा थोड़ा जो है जीवाश्म के कण पाए जाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा मैंने कैसे भी करके जीवाश्म का उससे चला ही जाएगा। सोचने वाली बात है, छोटा छोटा कुछ चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ घुस जाएगा उसमें, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में जीवाश्म के कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद मध्यवर्ती है हमारा नंबर 2 पे, यहाँ पे हमने टिक कर दिया। मध्यवर्ती ट्रैप में ये है कि इसका विस्तार मालवा एवं मध्य भारत में है। कहाँ पे है? मालवा एवं मध्य भारत में क्या है? मध्यवर्ती ट्रैप का विस्तार है मालवा, ठीक है। इसके बाद मालवा एक जगह का नाम है। इसके बाद ऊंचाई इसका कितना है? लगभग 1200 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1200 मीटर मध्यवर्ती का ऊंचाई है केवल, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उतने ऊंचे चीज़ों में 50 मीटर तो बहुत ईजी है, और क्योंकि पार्टिकल्स हैं, और इनमें पार्टिकल्स नहीं। मध्यवर्ती ट्रैप में अब पार्टिकल्स नहीं बचे, ये अस्तर बन गए। क्या बन गए? अस्तर, ऊंचा सा एक अस्तर बन गए, और इनमें किसी प्रकार का कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। आगे समझ में? चलिए, अब जो ऊपरी ट्रैप था लास्ट वाला, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 पे, ऊपरी ट्रैप। इसका विस्तार जो है ना, इसका विस्तार ज्यादातर सबसे ज्यादा है भाई, क्योंकि सबसे ऊपर में है ना, तो सबसे ज्यादा हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। निचला ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप के बारे में हम स्टडी उतना नहीं कर पाते हैं। ऊपरी ट्रैप में चलो
क्या हो गया? कुछ भी हो जाए, बुखार है, सर्दी, हम क्लास लेकर ही मानेंगे। ठीक है, विस्तार, ऊपरी ट्रैप का विस्तार है ज्यादातर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बताइए किए थे, महाराष्ट्र में ऊपरी ट्रैप है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, बहुत मतलब सोचने के बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन आने लगता है माइंड में। क्वेश्चन है, दक्कन पठार किस ट्रैप के अंतर्गत आएगा? निचला, मध्यवर्ती, ऊपरी। बताइए, दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है ना, ज्यादातर शिखर है ऊंचा, वो किस ट्रैप के अंतर्गत आएगा? निचला, मध्यवर्ती, ऊपरी? ऊपरी। कहाँ पे आएगा? ऊपरी। ऊपरी ट्रैप में आएगा, क्योंकि तभी तो ऊपर के बारे में है ना भाई, ऊपर है सबसे ज्यादा तो ऊपरी ट्रैप में आएगा ना, सोचने वाली बात है ऐसे भी। तो ये ज्यादातर महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है। अभी बताया था जस्ट यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसका ज्यादातर विस्तार है। तो जो ज्यादातर विस्तार है वो आ जाएंगे आपके ऊपरी वाले में। तो वही चीज है यहाँ पे। और इसमें जीवाश्म क्या होंगे? केवल लक्षण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जीवाश्म के लक्षण। हमको ऐसा लगेगा कि इसमें जीवाश्म है, बट एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में उसमें जीवाश्म नहीं है, लेकिन हाँ केवल लक्षण है, याद रखना। क्योंकि इसका भी ट्रिक है कि सर लक्षण कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें राख की मात्रा पाई जाती है। मान लीजिए मैग्मा जो गर्म आग होती है ना, तो आगवा जब ठंडा होगा तो राख ही ना बनेगा भाई, वो राख तो बनबे करेगा ऊपर में, तो राख जैसी संरचना। हमको ऐसा लगेगा ना कि उसमें जीवाश्म है, बट नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हाँ लक्षण पाया जाता है कि हाँ जीवाश्म उसमें हो सकता है, क्योंकि इनकी परतों में क्या है? राख अवेलेबल है, राख उपस्थित है। आगे समझ में। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव का धमाका हम करते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बता देंगे कि मतलब मिट्टी उट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ब्लैक सॉयल एक चैप्टर है, ब्लैक सॉयल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे बोलते हैं यार, ज़्यादा बोलने से वो खांसी ऊपर जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन फटाफट, जिसको लिखना है लिख भी सकते हैं, जिसको लिखना है लिख भी सकते हैं। हम फर्स्ट बार नहीं बहुत बार ये बता रहे हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार संरचना। क्या होता है? सीढ़ीदार संरचना। इनका निर्माण, जो दक्कन ट्रैप है, इनका निर्माण कैसे हुआ? क्रिटेशियस काल में हुए भूगर्भिक हलचल के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं से इनका निर्माण हुआ है। आगे समझ में। दक्कन का पठार कहाँ पे अवस्थित है? दक्कन का पठार कहाँ पे अवस्थित है और इसका सबसे बड़ा शिखर कहाँ पे है? तो इसका सबसे बड़ा शिखर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और ज्यादातर ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। लेकिन दक्कन पठार महाराष्ट्र, उसके आसपास और अरब सागर और बंगाल खाड़ी के बीच में है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद लावा में किस चीज की मात्रा ज्यादा है? लावा में किस चीज की मात्रा, किस तत्व की मात्रा ज्यादा है? सल्फर। किस चीज की? सल्फर की। आगे समझ में। इसके बाद अगर लावा में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है तो कौन सा जियोलॉजिकल एक्टिविटी होने शुरू हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अगर लावा में सल्फर की अधिकता है तो कौन सा एक्टिविटी यानी कि कौन सा रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगा? कौन सा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण, रवाकरण फास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लावा की मोटाई, दक्कन ट्रैप की लावा की मिनिमम मोटाई कितनी थी? दक्कन ट्रैप के लावा की मिनिमम मोटाई कितनी थी? 50 मीटर। कितनी थी? 50 मीटर। दक्कन ट्रैप के लावा की मैक्सिमम मोटाई कितनी थी? तो 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। दक्कन ट्रैप के क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। दक्कन ट्रैप का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका विस्तार किन किन राज्यों में ज्यादा है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार किन किन राज्यों में है? 3 राज्यों में, याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद विशेषता क्या है? विशेषता मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट, बस समझो ना कि ये आग्नेय सेल है। कौन सेल है? दक्कन ट्रैप के सभी सेल कौन से प्रकार का सेल है? दक्कन ट्रैप में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं? क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं? अगर दम है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई दो फटाफट, देखते हैं कितना चैटिंग करते हो। सब लोग केवल जिससे दोस्त से बात करना है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, बॉयफ्रेंड से बात करना है, इस चक्कर में रहते हो तुम लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, जैसे उन लोग को कैसे देते हो वैसे। आगे जल्दी फटाक से। दक्कन ट्रैप में किस प्रकार के सेल हैं? आग्नेय सेल। इंग्लिश वालों इग्नियस रॉक। कौन सा? इग्नियस रॉक। आप प्राइमरी रॉक्स भी लिख सकते हैं, प्राथमिक चट्टान भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ो। विशेषता, आग्नेय सेल किस कलर के थे? किस कलर के आग्नेय सेल थे? ब्लैक कलर के। किस कलर के? ब्लैक कलर के। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है?
भूगोल में गुजरात में। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है? कपास को। आगे समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मिट्टी का रंग काला कैसे होता है। अब आपको हम बड़ा मतलब अच्छे से अभी समझाएंगे काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक ऊंचाई किस इलाके में है? तो मुंबई में है। दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक ऊंचाई किस इलाके में है? मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद दक्कन ट्रैप जो है, यानी कि जो दक्कन का जो पठार है, मुंबई में तो हो गया शिखर, तो दक्कन का पठार ही हो गया ना। तो दक्कन का पठार जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर घटती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर क्या होती है? घटते क्रम में है, क्योंकि ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ीदार संरचना। हर जगह मतलब वो सीढ़ीदार संरचना में ही पाया जाएगा। दक्कन ट्रैप को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? दक्कन ट्रैप को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट आता है निचला ट्रैप। क्या आता है? निचला ट्रैप। बीच वाले को बोलते हैं मध्यवर्ती ट्रैप यानी कि मिडिल ट्रैप। सबसे नेक्स्ट वाले को अपर ट्रैप यानी कि ऊपरी ट्रैप। निचला ट्रैप की बात करें तो इसका विस्तार नर्मदा घाटी में। कहाँ पे है? निचला ट्रैप, निचला दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है? विस्तार नर्मदा घाटी में। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। इसका ऊंचाई कितना है? निचला दक्कन ट्रैप का ऊंचाई कितना है? ज़्यादा नहीं, केवल 50 किलोमीटर। कितना? लगभग 50 किलोमीटर, केवल नहीं लगभग बोल सकते हैं। क्या दक्कन के निचले ट्रैप में जीवाश्म पाए जाएंगे? यस, जीवाश्म ऐसे नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म के छोटे छोटे कण पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या जीवाश्म के कण बड़े होते हैं? क्या निचला ट्रैप में दक्कन ट्रैप के जितने भी चट्टान है, मिट्टी है, क्या उनका कण छोटा होगा कि बड़ा? तो कण एकदम पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मध्यवर्ती ट्रैप कहाँ पे है? मालवा एवं मध्यवर्ती भारत में। मध्यवर्ती भारत में आपका सब आ गया। भारत के मिडिल में आप नक्शा निकालना, मिडिल में जितने राज्य आते हैं सब आ गया। मालवा एवं मध्य भारत में, ठीक है। ऊंचाई कितना है? मध्यवर्ती दक्कन ट्रैप का ऊंचाई कितना है? तो 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर है। क्या उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? क्या मध्यवर्ती दक्कन ट्रैप में जीवाश्म पाए जाएंगे? तो नो, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ऊपरी ट्रैप की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है? ऊपरी दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश। नंबर आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद, क्या ऊपरी ट्रैप में जीवाश्म पाए जाएंगे? नो, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाँ देखने से ऐसा लगेगा कि उसमें लक्षण है जीवाश्म के, ठीक है, स्टडी करने के बाद। क्योंकि अच्छा सबसे ऊपरी जो दक्कन ट्रैप है उसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उसमें राख जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और राख के चलते हम लोग नहीं समझ पाते कि उसमें है कि नहीं जीवाश्म। तो हम लोग समझ लेते हैं कि उसका लक्षण कुछ कुछ है। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को इरेज करते हैं और इरेज करके आपको बताते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण हमारा कैसे होता है, ठीक है। बढ़िया से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कैसा लग रहा है क्लास हमको बताइएगा, ठीक है, ताकि हम और भी अभी इस टाइप के टॉपिक्स को स्टडी करवा सकें, ठीक है। समझिए ध्यान से। ब्लैक सॉइल, क्या चीज़? ब्लैक सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी, ब्लैक मतलब काला, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो काली मिट्टी बन गया ना। काली मिट्टी का निर्माण होता है सबसे पहले आप समझो ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो में निकलता है उद्गार होता है। क्या होता है? उद्गार होता है। उद्गार में क्या क्या चीज़ होता है? मैग्मा। क्या होता है? मैग्मा। और एक होता है लावा। मैग्मा का कलर होता है रेड और ब्लैक, सॉरी रेड और येलो। रेड और येलो कलर के क्या होता है? मैग्मा होता है। और लावा जितने भी होते हैं सभी ब्लैक कलर के होते हैं। कितने? ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक और ब्राउन यानी कि भूरा और काला कलर का कौन होता है? लावा। ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उद्गार होने का भी 2-3 तरीका है। एक हो जाता है उद्गार इसका दरारी उद्गार। क्या होता है? दरारी, यानी कि धरती कमजोर है वहां पे दरार उत्पन्न हो जाएगा। एक को बोल देते हैं विस्फोटक। क्या बोलते हैं? विस्फोटक उद्गार। चाहे कैसे भी करके ना धरती के अंदर में जितने भी मैग्मा लावा है उसको ऊपर लाना है, चाहे तो दरारी करो चाहे तो विस्फोटक करो, ठीक है। ऊपर आने के बाद मैग्मा क्या होता है? प्योर आग होता है। क्या होता है? आग होता है। लेकिन जो लावा होता है तो ये वाला आग जब ठंडा हो गया, ये वाला आग जब धरती पे आने के बाद ठंडा हो गया, ठंडा धरती के अंदर भी हो जाता है तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय स्थल कहते हैं।
और लावा ये क्या हो गया, धरती के ऊपर आने के बाद एटमॉस्फेयर से टकराया, पानी से टकराया, वायुमंडल से टकराया, सबसे होकर ये ठंडा हो गया, तब ये बन गया क्या चीज़, लावा। आग क्या बन गया, लावा। और लावा होता है ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस। और लावा और मैग्मा के संगठन पर बने सेल को हम लोग बोल देते हैं आग्नेय सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक, और इसको और भी बढ़िया से समझने के लिए उत्पत्ति के दृष्टिकोण से प्राथमिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी रॉक्स यानी कि प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। आई होप दैट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग के पास है आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान को इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि उसको अभी हम लोग के मिट्टी बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इतना आसान टॉपिक है कि मतलब क्यों नहीं आप लोग के समझ में आता है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। अब तो हमको कन्फ्यूजन होने लगा क्या मेरा तरीका गलत है क्या पढ़ाने का। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग के पास था आग्नेय सेल। क्या है, आग्नेय सेल क्या है यार, इंग्लिश लिखा भी नहीं रहा है। आग्नेय सेल में अब केवल अपक्षय होगा। क्या होगा, अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। इतना टूटेगा, इतना टूटेगा, अपर्दन अपक्षय का वीडियो है मेरे चैनल पे। इतना टूटेगा, इतना टूटेगा, इतना टूटेगा कि उसका रवाकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, छोटे छोटे दाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दाना, छोटे छोटे टुकड़ा। अब ये छोटे छोटे दाना जब एक एक जगह पे जमेंगे तो परतदार यानी कि अवसादन उन्मुख होने लगेगा, भीड़ में जमा होंगे तो। और परतदार में एक और प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन यानी डिकम्पोज होना, निक्षेपण प्रोसेस। क्या होने लगेगा, निक्षेपण। और निक्षेपण होगा तो सभी इतने बन जाएंगे, जम जाएंगे, जम के लास्ट में मिट्टी बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे, मिट्टी। और अभी हम आपको बताए थे लावा का कलर कैसा होता है, तो भाई काला होता है। कैसा होता है, काला। लावा का कलर कैसा होता है, काला। जैसे हम मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं वैसा। तो जो मिट्टिया का निर्माण हुआ इसका भी कलर कैसा होगा, काला। तो इस प्रकार से हमारा निर्माण हो गया काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसी को हम लोग रेगर मृदा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, रेगर मृदा। काली मिट्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेगर मृदा। आगे समझ में, रेगर मृदा। इसमें ज़्यादातर ये रेगर मृदा किन किन राज्यों में ज़्यादा पाई गई, सबसे नंबर 1 पे गुजरात आता है। क्या आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और इन सभी मृदाओं में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि जिसके पास काली मिट्टी वाला खेत है उसमें एक बार पानी से सिंचाई कर दीजिए, पनिया जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक है, तो इनमें काली मिट्टी वाली में उन फसलों को हम ज़्यादा उगाते हैं जो जिनको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जैसे कपास वपास। ठीक है, एक बार पानी से पटा दीजिए, बढ़िया भर दीजिए, सूखेगा ही नहीं जल्दी से। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक इसका पानी उसमें से खत्म नहीं होता, क्योंकि ये एकदम ठोस होते हैं। इतना मेहनत से काली मिट्टी बना है कि कहिए ही मत। ये बहुत उपजाऊ भी होती है। क्या होती है, बहुत उपजाऊ भी होती है। काली मिट्टी सभी जगहों पे नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी का उपयोग बाल साफ करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है और ये बहुत चिकने होते हैं। प्लस में काली मिट्टी में जो है बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है कि उसमें कोई और चीज़ जाकर उसमें फंस सके। ठीक है, यहाँ पे गांव देहात में क्या होता है, सिटी वाले लोग तो समझ में नहीं कीजिएगा कि मिट्टी कौन लगाया कपार में, पक बकलोल के। हम भी साफ किए हैं इसको। ठीक है, अपने बाल को पहले हम भी साफ करते थे, क्योंकि कपार में वो छोटा छोटा जो माथा है ना, उसमें कपार थोड़ा थोड़ा घाव हो जाता था, तो कपार में हम भी ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल पहले किया करते थे। ठीक है, इधर मिलता ही नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन करना चाहिए। आगे समझ में, तो काली मिट्टी को रेगर मृदा कहते हैं और ये ज़्यादातर कपास की खेती के लिए क्या है, ज़्यादातर उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए ज़्यादातर उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को ही रेगर मृदा कहते हैं। कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयुक्त होती है। किस राज्य में ज़्यादा पाई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। आई होप दैट दक्कन का पठार आपको समझ में आ गया होगा। दक्कन का पठार का कलर कैसा होगा, ज़्यादातर ब्लैक। कैसा, ब्लैक। आगे समझ में, लेकिन दक्कन का पठार आप गूगल पे सर्च करो, रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेड। लेकिन एक्चुअल में रेड नहीं है। समझने वाली चीज़ है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम दे चुके हैं कि उसका कलर कैसा होगा। मैग्मा आप सर्च कर लो कैसा होता है, रेड ब्लैक आपको दिखेगा। जो ब्लैक कलर का है वो उसी में लावा हो जाएगा और जो रेड है वो क्या है, मैग्मा है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मस्त एकदम धमाके तरीके से पढ़ेंगे। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अभी टाइम हो रहे हैं आपके, देख लेते हैं एक बार, 10:50। 10:50 मॉर्निंग में आए थे क्लास लेने। ठीक है, क्लास द एंड। अब जाते हैं हम भी, और क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, बीच में एक अनाउंसमेंट करना है कि एक छोटा सा हम लोग मीटअप रख रहे हैं।
जैसे ऑनलाइन आप लोग के पढ़ा रहे हैं, आप लोग के अभी प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसी फरवरी मंथ में हम लोग एक मीटअप रखें। तो जितने भी हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं, लोकल स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और जितने भी ऑनलाइन हैं आप लोग ये बुरा मत मानना कि सर हम लोग के नहीं बुला रहे हैं। एक्चुअली बात है कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते और किसी प्रकार के दुख दर्द देना नहीं चाहते, इसलिए कैमरा रहेगा, 2-3 कैमरा को सेटअप करवा देंगे, ठीक है ना। और 2-3 कैमरा से आपको ऑनलाइन पूरा लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो जितने भी हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं वे सभी हमें मैसेज करेंगे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, एडिटिंग तो करना नहीं है, तो क्लिक कीजिएगा। जितने भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, वो सभी लोग हमें मैसेजिंग करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।